और उस इंसान ने मेरे को बोला कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगा, मैं आपको जान से मार डालूंगा। उसने मेरे को ये धमकी दी। लड़की के पास अगर कुछ नहीं मिलता तो उसको बोला जाता है बदचलन, जिसके अवैध संबंध होते हैं। मेरी इज्जत जो मुझे पूरी दुनिया से, पूरे संसार से प्यारी थी, तो उस इंसान ने मुझे वहां पिंच किया। मेरे बारे में मेरे पतिदेव दीपक हुड्डा जी ने जो आरोप लगाए हैं उनके बारे में बताने के लिए, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से मैं डिप्रेशन में चल रही थी और मैं बोल नहीं पा रही थी चीज़ों को, और अभी मेरी मेडिकेशन भी चल रही है और उसके अभी मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2015 से मैं दीपक हुड्डा को जानती हूँ। उसने जब मेरी पहली बार उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल बोल सकते हैं, इमोशनली मेरे को बोला कि मैं बिना माँ बाप का बच्चा हूँ, और मेरी मतलब ऐसे करके एक सॉफ्ट कॉर्नर उसने हमारी फैमिली में और मेरे अंदर बनाया। और मेरी बातचीत उनसे शुरू हुई 2015 में। मैंने जब उस इंसान से बात करना स्टार्ट किया, उस टाइम मैं आपको बता दूं कि आज वो संपत्ति हड़पने के मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। जब 2015 में मैंने बात की थी तो उसके घर में एक टॉयलेट भी नहीं होता था, उसके घर में एक टॉयलेट नहीं होता था, तसले में नहाते थे वो लोग। ऐसे इंसान का मैंने हाथ पकड़ा था। मेरी गलती ये रही कि मैंने उस इंसान का, और उस टाइम मैं वर्ल्ड की मेडलिस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एशियन की मेडलिस्ट और बहुत बार नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। और उस टाइम दीपक हुड्डा इतना बड़ा चेहरा नहीं था। वो नेशनल खेला था लेकिन नहीं वो इंटरनेशनल प्लेयर था। अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं क्या उस इंसान का हाथ पकड़ती उस टाइम? आप लोग बता दीजिए, क्या मैं पकड़ती उस इंसान का हाथ? उस इंसान के ने हमारे दिलों में सिंपैथी गेन की। 2016 में उसके लीग के पैसे आए और जैसे हमारा उसने विश्वास भी जीता, मेरा और मेरे माता पिता का। हम उस पर ब्लाइंडली फेथ करते थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वो ऐसे बोलता, मेरा माँ बाप नहीं है तो आप ही मेरे माँ बाप हो। और उस टाइम हमने उसके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ किया। मेरा ये एक कसूर है कि मैंने किसी के ऊपर अंधा विश्वास किया। और उस आदमी ने अपना टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में जो हमारे 16-17 में जो 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाले और वापस कितने लिए? 7 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तो उसने उसी साल हमारे खा गया वो, और वो बोल रहा है कि मैंने धोखा किया। ऐसे ही सारे रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने लिखित में हर साल के सालाना जो रिकॉर्ड किए हुए हैं, और वो आपको मेरे वकील बता देंगे उसके बारे में, क्योंकि मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं सारे आंकड़े याद कर सकूं, क्योंकि 4-5 साल की बात है। लेकिन वो विश्वास था तो लेन देन भी होता था। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अकाउंट में या ये पैसे नहीं आए हैं, बिल्कुल आए हैं, लेकिन उनको हमने वापस भी किया है। वो ट्रांजैक्शन तो उसने नहीं दिखाई, उसने तथ्यों को छुपाया है। और उसने ये भी छुपाया है कि वो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है। मेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल। उसने अपना, जो मेरे भाई बहन उस टाइम 17-18 साल के थे, उस टाइम उसने बैंक अकाउंट जाने के लिए ट्रांसफर करता था पैसे, सैलरी दिखाकर। किसी को वो दिखाता था कि ट्रेनर, किसी को अपना कर्मचारी दिखाकर उसने पैसे डलवाए हमारे अकाउंट में, और उसने वो पैसे वापस भी ले लिए निकलवा कर। और कुछ पैसे उसने ऑनलाइन जैसे ट्रांजैक्शन कहीं उसके रिश्तेदारों में, कहीं उसमें उसने वो वापस पैसे लिए हैं, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास बैंक खातों में भी है। और फिर वही इंसान हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि हम पैसे उसके खा गए, ऐसा कुछ मेरे पापा के ऊपर और हमारे ऊपर। क्योंकि मेरे पापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ब्लाइंड फेथ करते थे। अब कोई सैलरी डालता है हमारे अकाउंट में, टैक्स तो हमें भी देना पड़ेगा ना सैलरी का।
मेरे पापा के अकाउंट से, मेरी माँ के अकाउंट से, मेरे भाई बहन के अकाउंट से हम उसकी जो वो सैलरी डालता था उसका टैक्स भी हम भरते थे, और जबकि टैक्स हम अपनी पॉकेट से भर रहे हैं और उसको सारा पैसा जा रहा था, लेकिन उस चीज़ से हम अनभिज्ञ थे। मेरे मम्मी पापा को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी कि ये किस चीज़ की क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करते थे। तो ये एक मैटर था। दूसरा, वो इल्ज़ाम उसने जो लगाया मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर संपत्ति हड़पने का, मैं उससे ये सवाल करती हूँ, सबको ये लगता होगा कि बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके पास अरबों की संपत्ति होगी। मैं आपको बता दूं, जब मैंने उस इंसान का हाथ पकड़ा था तो उसके पास, उनके घर में टॉयलेट तक नहीं था, उसके पास संपत्ति के नाम पर पुश्तैनी कोई भी संपत्ति नहीं थी। एक किला, अपने भैया हरियाणवी भाषा में जो बोलते हैं, एक दौरा भी पूरा को नहीं उसका दौरा है। संपत्ति क्या की खागी मैं उसकी और मेरा परिवार, कोई पूछने वाला हो उस इंसान से। और उसके जो पैसे आए वो हमने, मेरे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट है और सारी ट्रांजैक्शन है, इसमें लिखा हुआ है, हर एक जो ट्रांजैक्शन हुई उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या पैसे आए, क्या क्या पैसे गए उसके खाते में। और सारी ट्रांजैक्शन मैं कल इस मेरे ऊपर ये बगैर जांच किए हुए रोहतक में केस को फाइल किया गया मेरे खिलाफ। पहले वो मैंने अपना यहाँ 11 तारीख को मैं मिली थी हमारे हिसार एसपी से। मैं आपको पहले प्लाट की क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि मैं भूल जाती हूँ, ट्रैक से थोड़ा निकल जाती हूँ। तो मैं प्लाट के बारे में बताती हूँ आपको। जो बोल रहा है कि मेरा प्लाट धोखे से नाम करवाया, मैंने कौन सा धोखे से नाम करवा लिया? प्लाट भी आज भी उसी इंसान के नाम पर है। वो प्लाट, आधा प्लाट उसके नाम पर है और आधा प्लाट मेरे नाम पर है, जो कि मैंने शादी से पहले 2018 में मैंने खरीदा था। शादी के बाद नहीं खरीदा था कि जो उसकी संपत्ति होगी, ऐसा नहीं है। एज ए वाइफ मैंने उसकी कोई संपत्ति पर कभी कोई अधिकार, मैंने 100 रुपए भी कभी उस इंसान से नहीं लिए हैं। मैं आपको बता दूं, उस इंसान का मैंने 2018 में जब मैंने प्लाट लिया, मेरे प्लाट की सारी ट्रांजैक्शन मेरे खाते से की हुई है। वो खाता भी यहाँ पर है, उसकी सारी डिटेल मैंने रोहतक पुलिस को भी दी हुई है। तो वो प्लाट के पैसे मैंने दिए हैं, तो वो प्लाट आधा उसका कैसे हो गया? और बात जहां आती है धोखे की, तो मेरे प्लाट पर उस इंसान ने 67 लाख रुपए का, हमने टोटल का वो प्लाट लिया था, उसका 33.5 लाख उसके रुपीस थे। 33.5 लाख रुपए देकर वो बताए मेरे से साइन करके, गुड फेथ में साइन करवाकर 80 लाख रुपए उसने HDFC बैंक से लोन ले रखा, वो मेरे को बगैर बताए, और धोखा मैंने कर दिया। अब ये बताइए मैंने कैसे धोखा कर दिया? प्लाट मेरा होने के बावजूद भी उसने मेरे को गारंटर बनाकर गुड फेथ में साइन करवाकर 80 लाख रुपए वो इंसान, उसने 67 लाख रुपए का टोटल, जिसमें से 33.5 लाख रुपए उसने दिए हैं और जो उसके नाम भी है। तो धोखा मैंने कैसे कर दिया? मैं पूछती हूँ उससे, कैसे मैंने धोखा कर दिया? हम इतने साल इकट्ठे रहे हैं और मैंने तेरी इतने साल तक मारपीट बर्दाश्त की है, तूने मेरे साथ इतनी जो जात तक की है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। हम ऐसे करते, आप मेरे को तलाक दे दो, मुझे आपसे एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मीडिया में आए ये चीजें। और उस इंसान ने मेरे को बोला कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगा, मैं आपको जान से मार डालूंगा। उसने मेरे को ये धमकी दी। मैंने जब जाके ये चीजें, ये हमारे हिसार एसपी को एप्लीकेशन दी उसके खिलाफ, और मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला आज से नहीं, मेरी शादी के 4 दिन पहले से उस इंसान ने, शादी मेरी 21 दिन की शादी का टाइम हमने रखा था। मैं आपको बता दूं कि इसने शादी के 4 दिन पहले हम अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम शादी के 4 दिन पहले वो मेरे से डिमांड करता, वो और उसकी बहन अलग अलग गहनों की, गाड़ी की, पैसों की उन्होंने डिमांड रखी। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैंने शादी के लिए भी मना कर दिया था शादी के 4 दिन पहले। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी से उसने बात किया, जैसे हम सामाजिक आदमी है, मेरे पापा भी, फैमिली भी, तो वो मानते, वो बोले कि हम अपनी बेटी को तो बहुत सारी चीजें देंगे,
भैया आप ऐसे क्यों मतलब वो कर रहे हो, स्वीटी को क्यों बोल रहे हो? मैंने उसको बोला अगर मेरे जैसी लड़की को दहेज देने की जरूरत पड़ रही है तो मतलब और लड़कियों का क्या होगा, जो नॉर्मल लड़कियां उनका क्या होगा? इतनी पढ़ी लिखी ऑफिसर, क्या चीज की कमी है मेरे अंदर? और सारी चीजें तेरे पास मतलब मैं लेके आ रही हूँ और फिर भी तुम ये डिमांड कर रहे हो। उसने डिमांड की थी उस टाइम मर्सिडीज गाड़ी की, 2.5 करोड़ की मर्सिडीज की। मैंने उसका पेपर में ना कि हमारा इतनी ज्यादा बातें ना आए मीडिया में, ये ना, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में उसकी एप्लीकेशन दी थी ताकि बेइज्जती ना हो किसी की, उसकी भी, सिर्फ मेरे को इस आधार पर डाइवोर्स मिल जाए। उस टाइम भी मैं शर्म के मारे मैंने पूरी बातें नहीं बताई किसी को भी, और मैंने सिर्फ एप्लीकेशन दी। मैंने 11 तारीख को एप्लीकेशन दे दी, उसको पता चला, उसको बुलाया गया पुलिस द्वारा, वो इंसान आया नहीं। और उसने काउंटर में 25 तारीख को शाम को उसने सिर्फ दरखास्त दी थी झूठे इल्जाम लगा के अपने। तो उस इंसान ने सिर्फ यही इल्जाम लगाए कि धोखाधड़ी की और पैसों वाले मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। और इसके बाद उसने कुछ उच्च अधिकारियों से मिलकर, कुछ उच्च अधिकारी उसका मदद कर रहे हैं, और उस उच्च अधिकारियों से मिलके उसने FIR दर्ज करवाई रोहतक में मेरे खिलाफ। उसमें मेरे बारे में बोला गया है, मेरे, क्योंकि लड़की के पास अगर कुछ नहीं मिलता तो उसको बोला जाता है बदचलन, जिसके अवैध संबंध होते हैं। मेरी इज्जत जो मुझे पूरी दुनिया से, पूरे संसार से, पूरी मिट्टी प्यारी थी, तो उस इंसान ने मुझे वहाँ पिंच किया। उसको पता था कि मेरे को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को किसी चीज से, कोई मटेरियल चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझसे तोड़ा जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल के और मेरे परिवार के बारे में बोल के। तो उसने मेरे परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाए, मेरे परिवार के बारे में, मेरी बहन के बारे में बोला कि 2 बैग मेरी बहन भर के घर से लेके गई और मैंने चाकू से उसका सिर फोड़ दिया, चाकू से उसका सिर फोड़ दिया। कंप्लेन में उसने ये चीज लिखवाई है, सोते सोते। मैं पागल हूँ जो मैं चाकू से उसका सिर फोड़ दूँ? चाकू से या तो घाव होते हैं, और कहाँ वो मेडिकल है, कहाँ वो पुलिस ने झूठी जो FIR जो दर्ज की है। कोई भी अगर किसी से पैसे मांगता है तो रिकवरी सूट के लिए डाला जाता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज की, मैं गुनहगार नहीं थी, मैंने सारी ट्रांजैक्शन भी दे दी। फिर भी 2 तारीख को पुलिस ने वो FIR दर्ज की, उसमें जो पहले एप्लीकेशन दी थी उसको चेंज करके, उसमें चीजों को, बहुत चीजों को ऐड करके मेरे परिवार के खिलाफ और मेरे खिलाफ ऐड करके वो चीजें उन्होंने उसमें डाली, और फिर वो FIR बनाई ताकि वो मेरे ऊपर दबाव बना सके और ताकि मैं आगे जाऊं कि उसको तलाक ना दूं और मैं पूरी जिंदगी उस घटिया राक्षस से मैं पिटती रहूं। मेरे साथ बहुत ज्यादा उस इंसान ने, वो शादी के 4 दिन पहले जो उसने गाड़ी की डिमांड की थी, उसके बाद मेरे पापा ने मेरे सामने इमोशनल होकर बोला कि बेटा 4 दिन रह गए, कार्ड बट चुके, सारी चीजें हो चुकी, अगर हम अब शादी को तोड़ेंगे तो बदनामी होगी हमारी, जबकि मैंने मना कर दिया था। उसके बावजूद उस इंसान ने दोबारा शादी के लिए मेरे पापा मान गए गाड़ी फॉर्च्यूनर देने के लिए, उसको गाड़ी भी दी और सारी चीजें भी दी उसको, मेरे परिवार ने मजबूरन। और फिर भी उसको, उसकी बहन को सब्र नहीं आया। कौन से, मैंने FIR में तो सिर्फ ये लिखवाया है कि उसने गाड़ी एक मांगी। मेरी ननंद ने मेरे पास, मैं बता दूं, मेरी ननंद ने उसमें समाज में भी कोई ननंद के लिए गाड़ी नहीं देता अलग से, वो मेरे उसके लिए भी मुझे टॉर्चर करती थी। क्योंकि FIR में मैंने सिर्फ मेरे पति को ज्यादा मेंशन किया था क्योंकि मुझे किसी को बदनाम नहीं करना था, मुझे सिर्फ डाइवोर्स लेना था, सिर्फ इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड चीजें उसमें मेंशन की थी। वो मेरे को टॉर्चर करती। दिन में 1.5 महीने मेरी शादी को हो गए थे, 1.5 महीने बाद मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, मैं छोड़ के अपना मैं कैंप में चली गई। उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक, वो बहुत फोन पर भी टॉर्चर करता था, आके भी टॉर्चर करता था, और आके मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मेरा जब एशियन चैंपियनशिप में खेलने की, मेरा जब गोल्ड मेडल आया तो सबसे पहले वो इंसान एयरपोर्ट पर मिला, लेकिन उसको ये पता कि मैं दुनिया के सामने में कुछ नहीं बोल सकती।
वो इंसान वहाँ ये दिखा रहा है कि वो मैं इतना सपोर्ट करता हूँ। मुझे पता है कि उसने क्या चीज मेरे साथ की और क्या वो कर रहे हैं। चुनाव से पहले हम चंडीगढ़ से सीएम साहब से मिलके आ रहे थे, हम गाड़ी में थे और हमारी इतनी बातें, मतलब जैसे वो मेरे को टॉर्चर करता था, सारी चीजें होती थी, मेरे से असहनीय हो गया था। आते टाइम उसने गाड़ी में भी मेरे साथ मारपीट की। जो सबूत मैंने अपने जो हिसार पुलिस है उसको भी सारे सबूत दिए हुए हैं। मेरे साथ मारपीट होने के भी उसने मेरा गला दबाया और मेरे को मारने की वहाँ कोशिश की। मैं उसमें भी मैं भीख मांग रही हूँ कि मुझे छोड़ दे। तुम इसलिए मेरे को टॉर्चर कर रहे हो कि मैं शर्म के मारे, मेरी माँ बाप की इज्जत के मारे तेरे से भी मैं डाइवोर्स नहीं ले सकती, इसलिए तुम मेरे को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो। तो फिर उसने मेरे को छोड़ा नहीं और मेरे को वो टॉर्चर करता रहा। फिर उसके बाद जैसे मेरे मामा जी आते, वो एकदम से बातें बदल जाता है और वो फिर मेरे को दबाव बनाता है। वो ऐसा इंसान है, बोलते बोलते एकदम से चेंज हो जाता है। इतना साइको आदमी है वो। मुझे पता है कि एक बार जब उसको रोने के लिए बोल दिया जाए, जब भी वो रो देगा। जब उसको उसे रोते रोते हंसने के लिए बोल दे, रो के हंसता रहता है। मेरे को मार मार के वो आदमी हंसता था। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान किसी को दर्द देके खुश होता होगा। मुझे नहीं लगता कोई, क्योंकि नॉर्मल इंसान किसी के दुख में दुखी होता है, सुखी नहीं होता है, हंसता नहीं है। वो मेरे को मार मार के हंसता था। और अभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा केस जिसकी जांच पूरी हो चुकी थी, उस केस को ट्रांसफर कर दिया गया है सिविल थाने में। ये बात मुझे आज सुबह अखबार से पता चली, जबकि मेरा केस है। मुझे ये चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले कि मेरा केस ट्रांसफर कर दिया गया है। इस बात का मुझे पता चला अखबार से। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मिली भगत चल रही है। जिस केस की जांच हो चुकी थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया है और ट्रांसफर करने के साथ में इस केस को लंबा खींचा जा रहा है ताकि मैं दबाव में आऊं और झूठा केस के दबाव में आऊं और मेरे को पैनिक अटैक आए और दीपक को जब आमने सामने दोबारा दीपक को और मेरे को आमने सामने दोबारा बैठाया जाए तो इस तरह के झूठे केस वो और भी मेरे ऊपर फाइल कर सके, जिससे मेरे को और ज्यादा टॉर्चर किया जाए, और ज्यादा प्रेशराइज किया जाए और मैं उसका डाइवोर्स ना दूं। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, मेरी क्या गलती है?